नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज सवाल राजस्थान की बेटियों से जुड़ा है। आज सवाल बीकानेर की उन बेटियों का है जिनके लिए स्कूल का रास्ता शमशान बनता जा रहा है। बीकानेर का बज्जू इलाका पिछले 3 दिनों से सुलग रहा है। एक मासूम का शव नहर की झाड़ियों में अर्धनग्न हालत में मिलता है और इंसाफ के नाम पर क्या मिलता है? सिर्फ तारीखें और आश्वासन। हैरानी की बात देखिए कि पिछले 2 महीनों में बीकानेर में यह तीसरी ऐसी घटना है। कभी 12वीं की छात्रा, कभी 9वीं की छात्रा और अब 8वीं क्लास में पढ़ने वाली ये मासूम। आखिर ये दरिंदे चिन्हित क्यों नहीं होते हैं? इनका परमानेंट इलाज आखिर कब होगा? और आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में बच्चियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? किसके भरोसे आज हमारी बेटियां अपने घरों से बाहर निकल रही हैं? प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर के बात कही जाती है, आखिर क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इस पूरे मामले को लेकर के गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस पर प्रशासनिक अधिकारी, इस पर एसपी और जिला कलेक्टर इस पर क्या कह रही हैं, जरा पहले आपको वो दिखाते हैं। हमारी टीम, कई सारी टीमें लगी हुई हैं। कुछ संदिग्धों से हम लोग जरूर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी आरोपी कौन है ये भी पूरी तरह फिक्स नहीं हो पाया है। हमारी कई टीमें इसी काम में लगी हुई हैं। मैं भी यहाँ पे हूँ। हमने हमारे और भी जो सीनियर अधिकारी हैं, इवन जिले के बाहर के भी और अधिकारियों को भी यहाँ पे बुलाया है। तो हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इसमें हमने लोगों को पोस्टमार्टम के लिए सब समझाया है। अभी हम कुछ चीजें उनको बताई भी है, अभी हम वेट कर रहे हैं। भी परिवारजन और जो जनप्रतिनिधि थे, हमने उनसे हमारे यही रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि पोस्टमार्टम से काफी प्राइमरी एविडेंस हम कलेक्ट कर पाते हैं। इससे एक्यूज को ढूंढने में भी और फाइनली उसकी कन्विक्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है। तो बस इनसे आज यही वार्ता की कि ये पीएम के लिए फैमिली एग्री करे, ताकि जो वाइटल एविडेंस है वो हम कलेक्ट करें। दरअसल ये मामला सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि परिवार के लोग ग्रामीण इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। लेकिन जब हंगामा हुआ तो सरकार की तरफ से भी इस पर जवाब सामने आया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस मामले को लेकर के क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। मैं एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार हुआ, हत्या हुई, उसकी उनके परिजन देवीलाल जी ने एक रिपोर्ट दी अज्ञात व्यक्तियों के नाम। हमारी सरकार ने त्वरित उस पर एक्शन लिया है। डिप्टी उसकी जांच कर रहे हैं। एडिशनल एसपी और एसपी मौके पर हैं। एडीजी सिविल राइट्स को हमने मौके के लिए रवाना किया है। हमारी एमओबी और एमआईयू डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम, उन्होंने साक्ष्यों का संकलन किया है। हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के शासन में भयावह स्थिति हुई थी, वो कुछ कर नहीं पाते थे, हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जल्दी से जल्दी आरोपियों की पहचान करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो यहां पर आपने गृह राज्य मंत्री को भी सुना। जवाहर सिंह बेढम ये कह रहे हैं कि सलाखों के पीछे दरिंदे होंगे, लेकिन कब होंगे सवाल ही उठता है। ऐसे कई सवाल ये भी उठ रहा है कि 72 घंटे बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर क्यों हैं? सवाल बड़ा है। सवाल यह भी कि बीकानेर में तीसरी बड़ी वारदात हो गई। क्या प्रशासन की इसको विफलता नहीं माना जाएगा? 3 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर क्यों हैं? क्या अभी तक 3 दिन में कोई सुराग नहीं मिला? प्रशासन किसी दबाव में है या पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है? विपक्ष फास्ट ट्रैक सिस्टम के लिए क्या सरकार पर दबाव बनाएगा, ताकि फास्ट ट्रैक सिस्टम के जरिए जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके, उनको सजा मिल सके? वहीं साथ ही पिछली वारदातों के आरोपियों को क्या ऐसी सजा दी गई है जो एक नजीर बन सके, ताकि ऐसी आगे आने वाले समय में कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले इंसान 10 बार सोचे? और सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर 12वीं, 9वीं और अब 8वीं की छात्रा, क्या शिक्षा का रास्ता बेटियों के लिए मौत का रास्ता बन गया है? सरकार इन दरिंदों को 30 दिन में फांसी के फंदे तक पहुंचाए, क्या यह वादा कर पाएगी? कैसे होगा इन दरिंदों का परमानेंट इलाज? बच्चों की सुरक्षा का आखिर जिम्मेदार कौन है? और अब तक ये दरिंदे चिन्हित क्यों नहीं हो पाए हैं? ये बड़े सवाल है। और इन्हीं सवालों के साथ जरा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी राजेंद्र त्यागी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।
राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन सरस्वत जी कार्यक्रम में है। नितिन भाई, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत सुरेंद्र जी आपसे ही, क्योंकि राजस्थान के लोगों को उम्मीद है कि ऐसे मामलों में कम से कम सरकार बहुत सख्ती के साथ और बहुत तेजी के साथ कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी तक जो परिवार के लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई गिरफ्तारी नहीं, और जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक पोस्टमार्टम भी नहीं, और तब तक उसके बाद अंतिम संस्कार भी नहीं। तो ये कब होगा, कब आरोपी गिरफ्त में आ पाएंगे? कोई सुराग, कोई क्लू, कोई जानकारी? घटना बहुत दुखद है। एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, उसके बाद में हत्या कर दी गई। और मेरा मानना है कि ऐसे मामले में हम राजनीतिक बैरियर से हटके भी हम सब लोग इस ऐसे मसलों पे संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, रहनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद प्रशासनिक अमला मौके पे पहुंच गया। एसपी 2 दिन से वहां हैं, कलेक्टर भी आज वहां हैं, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला वहां जुटा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा कि जो परिजन हैं वो पोस्टमार्टम नहीं करने पर अभी तक अड़े हुए हैं। देखिए, बलात्कार जैसे मामले में जो डीएनए रिपोर्ट्स है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब तक मृतक बालिका की पीएम नहीं होगी, पोस्टमार्टम नहीं होगी, तब तक डीएनए रिपोर्ट्स नहीं आएगी। डीएनए रिपोर्ट्स आने से निश्चित रूप से जो मुलजिम है उस तक पहुंचना और आसान होगा। बीकानेर पुलिस ने 6-8 लोगों को राउंड अप कर रखा है 2 दिन से, उनसे गहन पूछताछ चल रही है। और संभवतः अगर पोस्टमार्टम जल्दी हो जाता है, परिजन इस पे सहमत हो जाते हैं, जैसा कि अभी आज दिन में भी 3-4 दौर की वार्ता हुई है, उनकी जो बाकी डिमांड्स थी, जो कंपनसेशन की डिमांड थी, संविदा पे नौकरी की डिमांड्स थी, उस डिमांड्स पे सहमति बनी है। जिला कलेक्टर की तरफ से प्रस्ताव भेजने पे सहमति हुई है। और अगर पोस्टमार्टम शीघ्र हो जाता है तो निश्चित रूप से जो एग्जैक्ट मुलजिम है उस तक पहुंचने की आसानी रहेगी। मेरे आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी अपील है कि परिजनों को पोस्टमार्टम पे तो कम से कम सहमति देनी चाहिए ताकि मुलजिम की गिरफ्तारी हो। ठीक है, पुलिस ने लेकिन 3 दिन हो गए लोगों सर, जांच चलते हुए 3 दिन हो गए, अभी तक कोई क्लू नहीं मिल पाया क्या? देखिए, क्लू मिला है। पुलिस ने 8 लोगों को राउंड अप कर रखा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही। हाँ। हमारा प्रशासन संवेदनशील है, सरकार ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील है। हाँ। और अपराधियों तक लगभग पहुंच गई है, डिक्लेयर करना बाकी है। लेकिन चूंकि ये बहुत संवेदनशील मामला होता है, इसलिए जब तक डीएनए रिपोर्ट से मिलान नहीं हो जाए तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। आपकी बात पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा भाई? प्रशासन जाकर के बात कर रहा है, सरकार बार बार ये गुजारिश कर रही है, लेकिन परिवार के लोग और ग्रामीण, सर आप देखिए, पूरा बाजार बंद कर दिया गया और पूरे इलाके में कह दिया गया कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बाजार बंद रहेगा। देखिए, किसी ऐसे संवेदनशील मामले पे टीका टिप्पणी करने की मेरी निजी भी आदत नहीं है, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को करनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट को जो लीड कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे मामले में लाश पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम भी ऐसे बहुत सारे मामलों में जन आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, लेकिन हमने कभी पोस्टमार्टम जैसे जो नेसेसरी चीज है, आप 3 दिन बाद भी पोस्टमार्टम करेंगे, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, टेक्निकल चीजें हैं। पोस्टमार्टम हो जाए, मुलजिम तो गिरफ्तार होंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई किसी के प्रति सहानुभूति होगी, कोई मुलजिम के प्रति सहानुभूति किसी की नहीं रहेगी। इसलिए मेरा आपको माध्यम से भी मैं फिर से इस अपील को दोहराना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम हो जाएगा तो निश्चित रूप से मुलजिमों की गिरफ्तारी हो ही जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम जरूरी है और वाकई में बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए लोगों को और खास करके परिवार के लोगों को आश्वस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आश्वस्त क्यों नहीं हो रहे हैं? हालांकि उसका भी पहलू आपने समझाया। मैं इसमें नितिन जी को भी जोड़ रहा हूं। नितिन जी, एक चीज ये है कि भाई इस तरीके के मामलों में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया, जो भरोसा दिया जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि भाई बातचीत सिरे क्यों नहीं चल पा रही है, कई दौर की बातचीत हो गई लेकिन बात नहीं बनती है। वो कह रहे हैं कि भाई लीड तो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। कहना चाहता हूं कि जो कभी सरकार में पुलिस का ध्येय वाक्य हुआ करता था कि आमजन में विश्वास अपराधियों में डर, आज अपराधियों में विश्वास और आमजन में डर है।
आज इतने असंवेदन ये जो बयान है, आप सोचिए किसी की बच्ची के साथ इस तरीके की घटना हुई है, वो परिवार वाले किस हालत में हैं। उनसे सर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और सब बात कर रहा है, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो दरिंदगी हुई है और 72 घंटे तक जो जिस तरीके की उनके सामने कार्रवाई हो रही है, और पीछे की जो इस सरकार की जो कानून व्यवस्था के हाल है, वो किसी से छुपे नहीं है। इसलिए और उसको राजनीतिक देना कि ये कांग्रेस कर रही है, बताइए इससे असंवेदनहीन बयान क्या हो सकता है। मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। वो बच्ची से जो घटना हुई है, वो 500 मीटर दूर उसमें पुलिस स्टेशन था। वो बहुत ही सिक्योर्ड एरिया है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, और आपको पता है कि सीमावर्ती क्षेत्र में किस तरीके के अलग तरीके की सिक्योरिटी रहती है। कलेक्टर 3 दिन में आती नहीं है पूछने के लिए उन परिवार वालों से, जहां पे 4000 लोग धरना दिए हुए न्याय के लिए, वहां पे कलेक्टर पहुंचती नहीं है। 4000 लोग बैठे हुए हैं। सोचिए सरकार और इसका प्रशासन कितना संवेदनशील है। नहीं, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रशासन तो वहीं मौके पर है। अरे आप सुनिए तो सही। कलेक्टर अभी तक गई नहीं है, विधानसभा में बोला गया, उसका जवाब देते हुए नहीं बना। 3 दिन से क्यों नहीं पकड़ पा रहे? ऐसे कौन से सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं? इनको पता नहीं बच्ची क्या पढ़ने जा रही है, क्या उसके अंदर, क्या बच्ची अब सुरक्षित पढ़ भी नहीं सकती है? केवल ये एक जगह ऐसी नहीं है कि बीकानेर में हुआ है, झुंझुनू में क्या हुआ, नाबालिग से दुष्कर्म हुआ, बच्चा हुआ, जन्मा 3.5 माह, और थाने के चक्कर काट रहे हैं, एफआईआर तक नहीं हो रही है। उसके अलावा आपके उदयपुर में क्या हुआ? उदयपुर में हुआ दुष्कर्म से बच्ची गर्भवती हो गई, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, आरोपी नवजात को छीन ले गया और कोई कार्रवाई कई दिनों तक नहीं हुई। मैं आपको केवल इसी हफ्ते की खबरें बता रहा हूँ। डूंगरपुर में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या हो जाती है। धौलपुर के अंदर क्या नाम से आपके धौलपुर में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म होता है। सुरोई में युवती से दुष्कर्म होता है। झुंझुनू में वृद्धा से दुष्कर्म होता है। उदयपुर में भाजपा नेत्री वाला अभी आरोप है। कोटा में नाबालिग से, अजमेर में लिफ्ट के बहाने, कोटा में घर में घुसकर। आप ये देखिए, ना तो आईसीयू हॉस्पिटल सुरक्षित है, ना स्कूल सुरक्षित है, ना पुलिस स्टेशन में। इस सरकार के अंदर आप बताइए कौन सी जगह बची है जहां पे क्या नाम से घटना ही नहीं। और सुनिए, ये अभी की रिपोर्ट है, दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 तक 19 महीनों में 63,000 से ज्यादा अपराध हुए। महिला हत्या के 1250 मामले, 221 लंबित है। सामूहिक बलात्कार के 283 मामले में केवल 4 में दोष सिद्धि हुई है। ये बताती है ये सरकार के लिए क्या प्रायोरिटी है। कानून व्यवस्था में आपने देखा है किस तरीके से अवैध खनन में हाईकोर्ट इनको फटकारते हैं। क्या स्थिति है कि दूसरे राज्यों की पुलिस लेके आओ, इस राज्य की पुलिस जवाब नहीं लेते। बहुत सारे सवाल अपराधियों के साथ खड़ी हुई है। सुरेंद्र जी जरा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, मैं उसके बाद राजेंद्र जी को भी जोड़ूंगा। लेकिन जरा बहुत सारे सवाल, ये जो ग्राफ भी बता दिया, डाटा जो बता दिया, और एक कहा जा रहा है कि भाई संवेदनहीन बयान है। जवाब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं उनको एक तो चुनौती देना चाहूंगा कि उनको तो इस बात पे कहने का हक ही नहीं है। 2022-23 के एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि राजस्थान रेप कैपिटल था इनके राज्य में। सबसे ज्यादा महिला अपराध इनके राज्य में हुए, और संख्या में बताऊं तो 45,450 महिला अपराध 2023 में कांग्रेस के शासन में हुए। 2022 में राजस्थान रेप कैपिटल था, देश भर में नंबर 1 पे था। 5,193 बलात्कार के मामले हुए। और अब जब आप डाटा को कंपेयर करेंगे, जो मेरे मित्र जिस बात पे कह रहे थे, अगर मैं उसी आंकड़े पे आऊं तो 2023 के 45,450 के मुकाबले 20% अपराध इस सरकार में कम हुए। 35,563 महिला अपराधों की एफआईआर दर्ज हुई है। इनके राज्य में जो 5,193 बलात्कार के मामले थे, उसमें 20% की कमी आई है। और SC/ST की महिलाओं से अपराध का जो डाटा है, उसको अगर आप कंपेयर करें इनके राज्य की तुलना में, तो 28% की कमी आई है। इसलिए इनको तो ये बात कहने का कोई नैतिक हक नहीं है। जिनके राज्य में राजस्थान रेप कैपिटल रहा, देश भर में नंबर 1 पे रहा, वो किस मुंह से ये बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, अपराध होना एक बात है, इन्वेस्टिगेशन होना दूसरी बात है, और उस पर कार्रवाई होना तीसरी बात है। ये जितने भी घटनाएं बता रहे हैं, राजस्थान में जितने भी महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं, उन तमाम मामलों में गिरफ्तारियां हुई है। 60 से 90 दिन में चालान पेश हुए हैं, मुलजिमों को जेल हुई है। आंकड़े बता ये बीकानेर में जो सुरेंद्र जी, अच्छा ठीक है, वो बात ठीक है, आप तुलना करें वो बात अलग है। लेकिन 2 महीने की जो बड़ी घटना है, जनवरी में जो घटना होती है 12वीं की छात्रा से जो गलत काम हुआ, ठीक है, फिर 9वीं की छात्रा से जनवरी महीने में ही ये दूसरी घटना होती है, और अब ये तीसरी घटना। अगर ये शुरुआत में कोई कड़ा एक्शन ले लिया जाता, एक नजीर पेश कर दी जाती, तो शायद आज ये तीसरी घटना नहीं होती। देखिए, देश भर में अपराध के लिए कानून बने हैं, चाहे वो हत्या का कानून है, बलात्कार का कानून है, सब मामलों में कानून बने हुए हैं।
कानून जो अपराध होता है वो तो एक उसको आप इस तरह से कंपेयर नहीं, डाटा से आंकड़ों से कंपेयर नहीं कर सकते। पुलिस का काम, एजेंसीज का काम है कि अभी आप कंपेयर, अभी आप खुद ही तुलना कर रहे थे पिछली सरकार की अपनी सरकार से। इन्वेस्टिगेशन समय पे हो, जो आप दोनों प्रकरण पहले के बता रहे हैं, दोनों में निश्चित समय पे मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, चालान पेश हुआ है, और वो जो उनको आवश्यक न्यायालय से जो उचित सजा है वो निश्चित रूप से मिलेगी। तो तमाम ऐसे मामलों में सरकार संवेदनशील है, पुलिस संवेदनशील है, उन सब मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन जिस तरह से ऐसे मामलों पे कांग्रेस राजनीति कर रही है, इनको राजनीति करने का कोई हक नहीं है। इनके राज में जो घटनाएं हुई, रैप कैपिटल जैसी जो राजस्थान को संज्ञा दी गई, ये लोग किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? नितिन भाई जरा काउंटर रिएक्शन जल्दी से, उसके बाद मैं राजेंद्र जी के पास आता हूं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि मेरे पास मैंने आंकड़े खोल के रखे हैं। ये झूठे आंकड़े, मनगढ़ंत आंकड़े बता सकते हैं। आज पॉक्सो के मामले में पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 है, अपराधियों के गढ़ के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूँ, सच डाटा बता रहा हूँ। हालत है, और मैं मेरे मित्र को चुनौती देता हूँ, मेरा एक भी आंकड़ा गलत है तो मैं किसी भी टीवी डिबेट में नहीं बैठूंगा। मेरे आंकड़ों पे आप संदेह पैदा कर रहे हैं। मैं भी एनसीआरबी का डाटा बता रहा हूँ आपको। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला, मैं मसला क्या है ना कि आंकड़े सबके पास है, लेकिन अपने अपने लिहाज से, अपने नजरिए के हिसाब से आप सिर्फ आंकड़े देंगे। कोई नजरिया नहीं, एनसीआरबी का डाटा है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कोई मेरे डाटा तय किया है कि सरकार का इकबाल क्या है, जिसका गृह मंत्री का दामाद फरार हो भ्रष्टाचार के में, और वो आदमी अगर सदन में खड़ा होकर बोलेगा, सोचिए उस कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा उस प्रदेश का। जिस राज्य के गृह राज्य मंत्री का दामाद फरार है, कई महीनों से फरार है, और किसी मीडिया ने उठाने की हिम्मत नहीं है। पूछिए गृह राज्य मंत्री का दामाद कहाँ पे, पूछिए सुरेंद्र सिंह का गृह राज्य मंत्री का दामाद कहाँ है। अरे आप बताइए ना, गृह राज्य मंत्री का दामाद कहाँ है? नहीं नितिन जी, सुरेंद्र जी फिर दूसरे टॉपिक पर बोलने लगेंगे, फिर आप कहेंगे तो सिर्फ मुद्दे पर ये गृह राज्य मंत्री, क्योंकि कानून व्यवस्था का इकबाल होता है। जिस मंत्री के ऊपर, जिसके परिवार के लोग फरार हो, कानून व्यवस्था के लिए कैसे इकबाल हो सकता है उसका? आप बताइए ना, कैसे इकबाल हो सकता है? मैं ये कह रहा हूँ, चोरी में लिप्त रहा है, अब ये बातें बनाना शुरू कर दी है। अरे आप तो कह दो ना, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर वो भी इसी तरीके से दूसरे मुद्दों को लेकर के बताने लगेंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं इसलिए टू द पॉइंट, सिर्फ आज जो देखिए, ये राजनीति से इतर मुझे लगता है कि शायद आज इस मामले को लेकर के ये हर घर की बेटी की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है। मैं वापस लौटता हूं, मैं इसलिए राजेंद्र जी को जरा, हाँ राजेंद्र जी को इसमें मैं जरा जोड़ रहा हूं। अगर 3 दिन से 4000 लोग बैठे हुए हैं और अभी तक किसी का सुराग भी नहीं है, आप उसको फेलियर मानते हैं या नहीं मानते? और वो भी पुलिस थाने से 500 मीटर दूर से बच्ची बोर्ड का पेपर देने जा रही हो। मैंने उससे पहले बताया कितनी नाबालिग बच्चियों को ले जाएंगे, उनके लिए एफआईआर तक नहीं हुई। जोधपुर में उनको कहिए कि कम से कम पोस्टमार्टम जैसी जरूरी चीज पे तो ध्यान दें। पोस्टमार्टम होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं नितिन भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं। सुरेंद्र जी ठीक है, मैं वापस लौटता हूं। हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं। राजेंद्र सर, एक चीज ये कि जो सिलसिलेवार तरीके से जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ये घटना है और इसके साथ साथ इससे पहले की भी, ये 2 महीनों का आंकड़ा है, तीसरी घटना है। ये क्या हो रहा है और ये इसके पीछे के कारण क्या है? एक लंबा अनुभव भी आपका रहा है सर, थोड़ा बताइए इसके बारे में और पुलिस को क्या करने की जरूरत है अब? देखिए, पहली बात तो बड़ा संवेदनशील मामला है ये। नाबालिग बच्चियां, छोटी बच्चियों के साथ ऐसे अपराध होना, ये पुलिस और प्रशासन या सरकार सबके लिए ही बड़ा संवेदनशील है। और जैसा कि आपने कहा सिलसिलेवार ये चल रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या घटनाएं हो रही हैं, कौन लोग हैं? ये पहला तो एक होता है कोई एक ही जगह रिपीट हो रही हो, एक ही गैंग कर रही हो या कुछ ही लोग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। जब अलग अलग घटनाएं हो रही हैं तो समाज के अंदर इस तरह की विरक्ति फैल रही हो रही है कि ये लोग, अब जैसा कि बताया, अभी ये सब कानून का डर नहीं है। देखिए, कानून का डर होने के बाद ही आज यदि पुलिस या प्रशासन, ये जहां बच्चियां का रोज आना जाना है, स्कूल कॉलेज जहां भी आ रहे हैं, यदि पुलिस की लगातार निगरानी हो तो मेरा मानना है कि इन लोगों पे कंट्रोल हो सकता है। जो असामाजिक, हम तो ये कह रहे हैं सर, राजेंद्र सर, हम तो ये कह रहे हैं भाई, जब पहले भी इसी तरीके से इसी इलाके के अंदर, बीकानेर के अंदर, इससे पहले 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं स्कूली बच्चों के साथ, छात्राओं के साथ, तो क्यों नहीं आसपास, स्कूलों के आसपास जो है पेट्रोलिंग व्यवस्था करी जाए? यस, मैं वही आपको निवेदन कर रहा हूं कि जहां इस तरह के हो रहे हैं वहां पुलिस पेट्रोलिंग, कॉलेज स्कूल जहां बच्चों का आना जाना है, और वहां इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि ऐसे कौन लड़के हैं
ऐसे कौन बदमाश है, ऐसे कौन असामाजिक तत्व हैं वो इस तरह के सोच रखते हैं या इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, तो इनको शुरू में पाबंद करें या इनको तुरंत गिरफ्तार करें। मेरा तो मानना है इनको वो गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको पकड़ने से इनसे नहीं होने चाहिए। और रही बात, मैं तो कहता हूँ, मैंने तो पुलिस में रहा हूँ, इनको सार्वजनिक स्थानों पे ले जाके कम से कम इनकी परेड ऐसी होनी चाहिए, मगर हाईकोर्ट के कुछ पाबंदियां हैं, कुछ निर्देश हैं, इस कारण पुलिस नहीं कर पा रही। अदरवाइज हमने तो ऐसा देखा जब इनको लोगों को सार्वजनिक स्थानों पे लोगों को भी निगाह खुलती है और उनको भी मालूम पड़ता है कि लोग समाज में हो क्या रहा है। हाँ। आज की तारीख में पड़ोसी का पता नहीं है शहर के अंदर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी कि बच्चों के साथ कोई छेड़छाड़ी कर रहा है तो हाँ। उसकी पुलिस को तुरंत तो सूचना मिले और पुलिस को भी इस अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर कॉलेज स्कूल जहां भी बच्चों का आना जाना है, मंदिर भी है। अच्छा, अभी तक आरोपी गिरफ्त पे नहीं आ पाए हैं, आपको लग रहा है ये कि देखिए सर, हाँ, इसके जब आरोपी गिरफ्तार हुए 3 दिन हो गए, इसके पीछे भी डिटेन तो किए हुए हैं, मगर चूंकि इतना संवेदनशील मामला है, पुलिस बिना पूर्णतः अनुसंधान या पूर्ण उसके बिना किसी को गिरफ्तार करे और बाद में वो इस मुकदमे में इफेक्ट करे, इसलिए पुलिस बड़ी संवेदनशीलता से पूरे तथ्यों की, पूरे जो साक्ष्य है, हाँ। उनको इकट्ठा करके सबूतों के और इसके लिए पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। करेगी जी, बिना साक्ष्य बिना सबूत के यदि जल्दबाजी में पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया तो आगे न्यायालय में वो सबूत पेश नहीं होंगे और ऐसे आरोपी छूट भी सकते हैं। ठीक है, तो तो इसलिए पुलिस इसलिए थोड़ा समय लेती है कि आज चूंकि पोस्टमार्टम सबसे महत्वपूर्ण है बलात्कार या हत्या के अंदर, लेकिन गड़बड़ियां हुई हैं, इसमें लापरवाही बरती गई है। मैं वापस से सुरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। इसमें एक सबसे बड़ी बात तो यह है, राजेंद्र सर ने बड़ी सीधी सी बात कही है, भाई पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी। 2 पहले घटनाएं हो चुकी हैं, आपको सबक मिल चुका था, उसके बावजूद भी पेट्रोलिंग क्यों नहीं? भाई राजनीति से तर्क की बात है ये। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जैसे कुछ स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, मंदिर हैं, ऐसे जो सार्वजनिक स्थान हैं जहां महिलाओं का ज्यादा आना जाना रहता है, वहाँ इस तरह की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस की एक्टिविटी रहनी चाहिए, पुलिस की सख्ती भी होनी चाहिए ताकि मैसेज जाए, अपराधियों में एक भय व्याप्त हो और इस तरह के अपराध खत्म हो। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब तक सामाजिक जागरूकताएं नहीं आएगी, केवल कानून के दंड से अपराध से मुक्त नहीं हो सकता, समाज की जागरूकता की भी बड़ी एक आवश्यकता है। ऐसे तमाम मामलों में सामाजिक जागरूकता भी होनी चाहिए और ये जो सामाजिक जागरूकता है उसके लिए जो सोशल एजुकेशन है उसकी एक बड़ी भूमिका रहती है। राज चाहे किसी भी दल का हो, हम सब लोग इस बात पे तो एक मत है ही कि महिलाओं के प्रति अपराध नहीं होने चाहिए। हमारे देश में जहां नारी को देवता के रूप में पूजे जाने की बात हमारे ग्रंथ करते हैं, उन सब बातों को लेके हम सब लोगों को संवेदनशील रहना चाहिए। और खास तौर से अब जो जिस तरह से बच्चों के साथ अपराध हम लोग जगह जगह देखते हैं, सुनते हैं, ये तो बड़ी भयावह स्थिति है। इस तरह के अपराध कोई भी, इसीलिए तो सर अब ये जिम्मेदारी किसकी होगी? मानसिक रूप से बीमार सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मैं कह रहा हूं जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही बच्चियों के साथ इस तरह की अपराध कर सकते हैं, यौन कुंठित लोग इस तरह का अपराध कर सकते हैं। उस पर जितनी कानून की सख्ती की आवश्यकता है उतनी अच्छा, ही सामाजिक एक मैं रिएक्शन आपसे और चाह रहा हूं भाई। ये जो पूरी घटना होती है उसके तुरंत बाद ट्विटर पर एक युद्ध सा छिड़ जाता है, लगातार कई स्टेटमेंट सामने आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर के तमाम जो बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं। आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट वाकई में ये संवेदनाएं हैं इस घटना को लेकर के या सिर्फ ट्विटर वॉर है? देखिए, संवेदनशील विषय पे कम से कम राजनीतिक दलों के लोगों को और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका मेरे मन में बड़ा सम्मान है। उनके राज में जब राजस्थान रैप कैपिटल रहा तो वो नैतिक रूप से उनको तो ये बात कहने का कोई हक है ही नहीं, तो उनको तो कम से कम ऐसे मामलों में राजनीतिक टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। और यहाँ पे इस मूवमेंट को जो लीड करने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, जो पहले राजस्थान में ऊर्जा मंत्री रहे, भंवर सिंह जी हैं, महेंद्र जी गहलोत हैं, ये तमाम लोग जो। तो सर हाईजैक क्यों होने दिया आपने? भाई आप जाकर के परिवार के लोगों से मिलते, उन्होंने अगर हाईजैक कर लिया या वो आकर के घेर रहे हैं, इसको बात से बचना चाहिए और कम से कम पोस्टमार्टम तो होना ही देना चाहिए। पोस्टमार्टम रोक के हम लोग क्या करेंगे? हाँ। ये तो राजनीतिक दल कार्यकर्ता में बेसिक समझदारी होनी चाहिए कि कोई भी आपराधिक घटना घटी है उसमें आप पोस्टमार्टम रोक के तो
अपराधी को बचाने का काम कर रहे हो। नितिन कल भाई। को जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा, एक तो पोस्टमार्टम उसी समय हो जाता हाँ। और 3 दिन बाद में पोस्टमार्टम होगा तो उसके नतीजे पे इफेक्ट तो पड़ता ही है। ठीक है, तो ये तो टेक्निकली समझदारी की बात है कि राजनीतिक कार्यकर्ता को कभी भी ऐसे एजिटेशन में ठीक है, पोस्टमार्टम जरा जवाब ले लेते हैं। नितिन भाई जवाब दीजिए। ये तो बड़ा बेसिक सी बात है और हर कोई ये कह रहा है कि भाई पोस्टमार्टम होना बड़ा जरूरी है। देखिए शुभेंदु जी, दिक्कत क्या है कि जब विपक्ष आके जो बेचारा, मैंने आपको कई केस बताए कि 3.5 महीने तक नाबालिग गर्भवती हो गई और उसके बाद में चक्कर काटती रही। एक का तो बच्चा ही ले गया जो अपराधी था और उसके बाद में केस नहीं हुआ। आज यहाँ पे जब विपक्ष आके इस पक्ष को जगाने की कोशिश कर रहा है कि अपराध लगातार हो रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल और तमाम जगह भी बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं है। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन 3 दिन तक हमारे पास इतनी हाईटेक जगह, थाने के पास में सीमावर्ती जगह भी हमें क्लू नहीं मिल रहे हैं। उसी क्षेत्र में लगातार तीसरी घटनाएं हो रही है। जोधपुर में आपने देखा 1 हफ्ते के अंदर हुई, मैंने 1 हफ्ते की तमाम घटनाएं बताई नाबालिगों के साथ। तो अगर उसके अंदर अपराधी गिरफ्तार हो जाने चाहिए, आपने 2 घटना होने के बाद में कोशिश होनी चाहिए। मुझे जो लगता है और जो राजस्थान के लोग चाहते हैं नितिन भाई, और इसमें सर एक चीज तो साफ है कि पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, पोस्टमार्टम होना चाहिए और बिल्कुल सही बात है। इससे बढ़ावा मिलेगा, इससे इस केस को कमजोर होगा ये केस, है ना। लेकिन इसमें आश्वस्त करने की जरूरत है, इसमें आश्वस्त करने की जरूरत है कि इसमें जो दरिंदे हैं, जो दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए शुभेंदु जी, 2 घटना होने के बाद में भी अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, तीसरी घटना सरेआम हो जाती है और उसके बाद में कलेक्टर वहां तक नहीं आती है, परिवार वालों को कोई विश्वास नहीं दिलाया जाता, तो आप ये बताइए अगर कल हमारे परिवार ना, भगवान ना चाहे किसी भी परिवार की, क्योंकि वो अच्छी हमारे परिवार की है, क्या हम यही सब बात करेंगे? अरे पहले अपराधियों का कोई क्लू नहीं है, बेटी के साथ घटना हुई है वो हमारे परिवार की है, इनसे पूछा गया, उनको पता ही नहीं है। राजस्थान की सारी बेटियां राजस्थान के मुख्यमंत्री की बेटी है। पहले जो बच्चियों के जो साथ हुआ उससे आपने क्या क्या कुछ नहीं, उल्टी बच्चियों को टंकी में चढ़ना पड़ा है, कहीं एयरपोर्ट में चढ़ना पड़ा है अपने साथ सरकार में, इसमें FIR कराने के लिए चक्कर काटना लेकिन पड़ा इसमें है। सबसे बड़ी बात यह है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बज्जू कांड मामले को लेकर के दरिंदों का इलाज क्या होना चाहिए। सबसे पहले गिरफ्तारी, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पोस्टमार्टम हो और इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन और सरकार जो है वो बातचीत के जरिए आगे बढ़े और इन तमाम चीजों को सुलझाने की कोशिश की जाए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय आप एनडीटीवी के साथ साझा करने के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।